सबसे ज़्यादा डराया जाता है राहु केतु शनि के नाम पे, मांगलिक दोष के नाम पे। तो क्या ये एक्चुअल में होते भी हैं या नहीं? आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र खराब होगा तो एक गुरुनुमा व्यक्ति अगर आपसे नाराज होगा तो ज़्यादा क्या करेगा? एक तमाचा मार देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि ये खराब हो जाएं तो ये आपका बैंड बजा सकते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है। और जब जब इन प्लैनेट से संबंधित आपकी दशाएं या अंतरदशाएं आती हैं तो वो आपको अच्छा फल देंगे। राहु केतु शनि दे आर द मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट जो देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो अगर आपके घर के अंदर पैसे की अनस्टेबिलिटी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट वाली दिशा में शाम के समय एक घी का दीपक जलाइए। और जब आप घी का दीपक जलाएंगे तो आप नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल पॉडकास्ट में विद एस्ट्रोलॉजर यशपाल सचदेवा जी, जो कि एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं एंड ऑरा स्कैनर एक्सपर्ट हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली आप लोगों की कुंडली से रिलेटेड है कि कौन सा प्लैनेट आपको क्या क्या बेनिफिट दे पाएगा। जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे ज़्यादा डराया जाता है राहु केतु शनि के नाम पे, मांगलिक दोष के नाम पे। तो क्या ये एक्चुअल में होते भी हैं या नहीं? इन सब मिथ्स को क्लियर करने के लिए आज सर हैं हमारे साथ। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली इन प्लैनेट्स की सच्चाई क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच ज्योति जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया, आज हम कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सही। देखो, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जहाँ पे हर कोई परेशान है, अपनी दुख समस्याएं लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और जाने के बाद फीस भी भरता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसे निराशा मिलती है। उसे हमेशा डराया जाता है कि आपकी कुंडली में ये शनि की दशा चल रही है या राहु का प्रभाव है, तो इंसान बस राहु केतु शनि या कह देते हैं कि आपकी कुंडली में तो मांगलिक दोष है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर राहु है या शनि है या केतु है या मंगल है तो वो हमेशा खराब ही रिजल्ट देंगे। ओके। इसको आप इस तरीके से समझिए कि होने को आपके लिए एक पंडित या गुरुनुमा व्यक्ति भी आपके लिए खराब हो सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है। और होने को आपके लिए गुंडा भी आपका फ्रेंड हो सकता है। बिल्कुल सही। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर गुरु आपके लिए खराब होगा, आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र खराब होगा, तो एक गुरुनुमा व्यक्ति अगर आपसे नाराज होगा तो ज़्यादा क्या करेगा? एक तमाचा मार देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि ये खराब हो जाएं तो ये आपका बैंड बजा सकते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राहु केतु शनि हमेशा खराब ही होते हैं। राहु केतु शनि दे आर द मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट जो देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। ओके। तो सर, अगर हम बात करें जनरल टर्म्स पे, जैसे कि आपकी एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, वो कैसे आप अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं? देखो, आपकी कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट किस पोजीशन में बैठा है, किस घर में बैठा है और कौन कौन से प्लैनेट से दृष्ट है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी प्लैनेट के ऊपर गुरु शुक्र बुध चंद्र जैसे शुभ प्लैनेट का प्रभाव है तो वो नेगेटिव प्लैनेट होने के बावजूद भी, क्योंकि उसके ऊपर अच्छे प्लैनेट का प्रभाव है, वो आपको अच्छे फल देगा। बिल्कुल। अगर उसकी प्लेसमेंट कुंडली के खराब घरों में नहीं है, अब कुंडली के अंदर जो खराब घर बोले जाते हैं वो 6, 8 और 12 घर है। बिल्कुल सही। अगर वो 6, 8, 12 भाव से कनेक्शन नहीं बनाता, अच्छे प्लैनेट से संबंध बनाता है, तो दैट प्लैनेट कैन बी ए वंडरफुल प्लैनेट इन योर कुंडली। Okay. अब ये डिसाइड कैसे होगा, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। बिल्कुल सही। जैसे लोगों के मन में भ्रम है, जैसे हमने आपको कुंडली दिखाई, किसी ने मान लीजिए मुझे कुंडली दिखाई और कुंडली के अंदर गुरु उच्च का बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वंडरफुल रिजल्ट ही देगा। अब इसमें हमें और भी देखना पड़ेगा कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, कितने डिग्री में बैठा है, नवमांश कुंडली में कौन से राशि में बैठा है, दशमांश कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है। वो सारा एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड होगा कि वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है या अशुभ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे गुरु को ले लेते हैं। गुरु जब किसी राशि में आएगा तो वो उस राशि के अंदर पूरे 1 वर्ष तक रहेगा। अगर मान लेते हैं जैसे कर्क राशि में आया तो वो 1 वर्ष वहीं पर रहेगा। अब जितने भी लोग उस वर्ष में पैदा होंगे, कर्क राशि का गुरु होगा उनका, और कर्क राशि में जो गुरु होता है वो उच्च का होता है। अब ये थोड़ा ना कि उस साल जितने भी लोग पैदा हुए उन सभी को अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे।
उस कुंडली में भी गुरु जो है कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए खराब होगा। बिल्कुल। अब इसको और आसान तरीके से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 30 किलोमीटर की दिल्ली है। आप एक छोर से निकलेंगे तो 30 किलोमीटर बाद आप दूसरे बॉर्डर पे निकल जाएंगे। उसी तरह से एक प्लैनेट जो है वो 30 डिग्री का प्लैनेट होता है। Okay. जब कोई प्लैनेट किसी राशि के अंदर एंटर हुआ तो वो हो सकता है 1 डिग्री पे हो, 2 डिग्री पे हो। उसी तरह से अब डिपेंड ये करेगा ना कि वो दिल्ली के अंदर क्या किसी 5 स्टार होटल में है या किसी नाले के पास है। अगर वो अच्छी पोजीशन पे होगा, अच्छी लोकेशन पे होगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर वो खराब स्थिति में होगा तो खराब रिजल्ट देगा। तो ये एक आसान सा एग्जांपल है समझने के लिए कि प्लैनेट आपको कैसे अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है। ओके। कहा जाता है शुक्र, वीनस जो प्लैनेट है वो लग्जरी का प्लैनेट है, हमें पैसे देता है, हमें सारी सुख सुविधाएं जो है वो लग्जरी जो है वीनस से देखी जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, शुक्र जो है ना वो मैरिज का, लव, लग्जरी, भोग विलास का, इन सब चीज़ों का कारक प्लैनेट है। लेकिन वो अपने अच्छे रिजल्ट तभी देगा जब वो कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में है। मान लेते हैं कि जो शुक्र है वो आपकी कुंडली के अंदर 8वें घर में बैठ गया और 12वें घर से भी उसका कनेक्शन बन गया कि 12वें घर में उसकी राशि है और 12वें घर से कोई नेगेटिव प्लैनेट उसको दृष्टि भी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। शुक्र के अच्छे रिजल्ट देने के लिए ये जरूरी है कि वो कुंडली के अंदर अच्छे भाव में बैठा हो, अच्छे भाव से संबंध बनाता हो, उसकी जो लॉर्डशिप है वो अच्छी बनती हो, कुंडली का जो नवमांश कुंडली है उसके अंदर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। अब जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं जिनकी कुंडली में मान लीजिए शुक्र जो है वो उच्च का है, लेकिन अगर हम उसकी पोजीशन नवमांश कुंडली में देखें तो वो खराब है, 6ठे 8वें 12वें घर में चला गया। या दशमांश कुंडली में जिसको हम करियर के लिए ज़्यादातर देखते हैं, तो उसके अंदर मान लीजिए वो नेगेटिव प्लैनेट से दृष्ट हो गया तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये तरीका होता है प्लैनेट को एनालाइज करने का डीपली। तो सर और भी कई प्लैनेट्स हैं जिनको हम देखते हैं, जो हम पॉजिटिव, जिसे हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव प्लैनेट है और ये हमेशा हमें फ़ायदा ही देंगे। तो कितनी सच्चाई है इनमें, अगर हम पर्टिकुलरली पर प्लैनेट की बात करें तो? देखो, जैसे अगर हम बात करें राहु, केतु, शनि और मंगल, इनको हम मेलेफिक या पाप ग्रह बोलते हैं। ओके। और इसके अलावा गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, इनको हम नेचुरल शुभ प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है। और सूर्य को हम बोलते हैं क्रूर प्लैनेट। मतलब ये उतना नेगेटिव नहीं है बट फिर भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या कुछ ना कुछ डेंट दे देता है। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कैसा बैठा है, तो सबसे पहले हम इसको लगन कुंडली में देखेंगे। मान लिया आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में मान लेते हैं कि शुक्र जो है वो पाइसिस राशि में बैठा है जहाँ पर वो उच्च का होता है, तो आप बड़े खुश हो गए कि मेरा शुक्र तो उच्च का है। लेकिन आप अपने आप को देखते हो तो शुक्र जैसी कोई स्थिति नहीं है। आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल है, लग्जरी के नाम पर कुछ नहीं है, बल्कि गुजारा भी जो है बड़ा मुश्किल से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो शुक्र की एक्चुअल स्थिति है वो क्या है, कि वो किस अच्छे नक्षत्र में बैठा है या खराब नक्षत्र में बैठा है, क्या उसके ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट का दृष्टि आ रहा है या नहीं आ रहा, या वो किसी नेगेटिव प्लैनेट के कंजंक्ट होके तो नहीं बैठा। तो जैसे अगर मुझे आपका करियर देखना है तो उसके लिए आपका दशमांश कुंडली देखा जाएगा। अब आपकी लगन कुंडली में तो आपको नजर आ रहा है कि आपका प्लैनेट बहुत अच्छा है, लेकिन दशमांश कुंडली में देखा तो वो 8वें घर में बैठ गया, राहु के साथ शनि की दृष्टि आ गई, तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बल्कि जब शुक्र का पीरियड या दशा या अंतरदशा आपका आएगा तो वो आपको खराब रिजल्ट देगा। ओके। जी, तो ये तरीका होता है, सही तरीका होता है प्लैनेट को एनालाइज करने के लिए। तो क्या सब पर्टिकुलरली प्लैनेट्स और उनकी एट्रीब्यूट, उनके पोजीशन, उनकी डिग्रीज ही मैटर करती हैं कुंडली में हमारी लाइफ में सक्सेस, वेल्थ, करियर एस्पेक्ट्स के लिए, या फिर उनकी जो पर्टिकुलर राशिज हैं, उनके जो राशि के लॉर्ड्स हैं, उनकी प्लेसमेंट भी, या कह लीजिए हमारे नक्षत्र, उप नक्षत्र भी इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखो, मैं ना इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सही। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका एक प्लॉट जो है वो असम में है, नॉर्थ ईस्ट में या मणिपुर में है। जी। ठीक है। और आपका एक प्लॉट जो है वो मान लेते हैं गुड़गांव में है। तो आप मुझे बताइए कि गुड़गांव वाला प्लॉट आपका अच्छा है या मणिपुर वाला प्लॉट अच्छा है? गुड़गांव वाला। ठीक है। उसी तरह से प्लैनेट जहां बैठेगा वहां के भी रिजल्ट देगा, जहां पर उसकी राशि फॉल करेगी वहां के भी रिजल्ट देगा। ओके। अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट 6ठे घर में बैठ गया, यानी कि एक नेगेटिव हाउस है, लेकिन उसकी राशि कुंडली के 8वें या 12वें घर में पड़ गई,
तो वो और ख़राब हो गया, क्योंकि छठा, आठवां और 12वां भाव जो है इसको त्रिक भाव बोलते हैं। ये कष्ट देने वाले भाव हैं। जी। छठे घर को बोलते हैं हम रोग, रिपू या ऋण। तो ये आपको कुछ हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, आपके ऊपर कुछ लोन डेप्ट चढ़वा सकता है, किसी से मतभेद करवा सकता है, लड़ाई करवा सकता है, पॉलिटिक्स करवा सकता है। आठवें घर को बोलते हैं हम मृत्यु भाव या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव। जी। तो वो हो सकता है कि आपका कोई एक्सीडेंट करवा दे। 12वें घर को हम हॉस्पिटल बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपका प्लैनेट छठे में बैठा है और उसकी लॉर्डशिप 12वें में है, तो वो आपको कुछ हेल्थ से संबंधित इशू दे दे और आप हॉस्पिटल चले जाएं। तो राशि का भी उतना ही महत्व है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी जो प्लैनेट की जो राशि है वो अच्छे भाव में पड़ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली के अंदर सेकंड हाउस को बोलते हैं हम धन भाव, जी। तो वो आपका धन के आगमन के लिए बहुत अच्छा है। 7वें घर में अगर राशि पड़ती है, 7वें घर को बोलते हैं हम डेली इनकम या बिजनेस का हाउस, उसके लिए बहुत अच्छी है। 11th हाउस को बोलते हैं हम गेन का हाउस, लाभ का स्थान, तो वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो अभी आपने कहा धन का भाव, तो ऐसी धन योग और धन का जो भाव है वो होता क्या और कैसे हम उस चीज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंडली के अंदर सेकंड भाव जो है वो धन भाव होता है। जी। ठीक है। और कुंडली के जो त्रिकोण भाव होते हैं जो कि 1, 5 और 9 होते हैं, इसको बोला जाता है लक्ष्मी स्थान। ओके। किसी भी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का जो संबंध है, अगर वो 5वें, 9वें या फर्स्ट हाउस से बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं धन योग। और जब जब इन प्लैनेट से संबंधित आपकी दशाएं या अंतर दशाएं आती हैं तो वो आपको अच्छा फल देंगी। बट इसके अंदर भी एक कंडीशन अप्लाई ये हो जाती है कि जो हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट का एफ्लिक्शन या उससे वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। और अगर वो शुभ प्लैनेट से संबंधित संबंध रखता है, शुभ प्लैनेट के साथ संबंध बनाता है, दृष्टि संबंध बनाता है, कंजंक्शन बनाता है, तो दैट पीरियड कैन बी ए गोल्डन पीरियड इन योर लाइफ। ओके, इट मीन्स उस योग में अगर हमारी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, कोई दृष्टि भी बैड प्लैनेट्स की नहीं आ रही है, तो वो हमारे लिए एक करियर बूस्ट या कह लीजिए हमारी लाइफ में सक्सेस की तरफ हमें लेके जाएगा। जी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ पर और फोकस करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखो, कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस होता है दैट डिस्क्राइब्स यू, कि आप खुद कैसे हैं। बिल्कुल। और 10th हाउस जो होता है वो होता है हमारा स्टेटस का हाउस। तो किसी भी कुंडली के अंदर आप किस लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं वो डिसाइड करेगा आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस। ओके। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सही। मान लीजिए आपकी कुंडली में बहुत पैसा, दौलत, ऐशो आराम, खाना पीना सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप बीमार पड़ गए, तो क्या आप उस पैसे को भोग पाएंगे? नहीं। तो फर्स्ट हाउस जो है ना वो दिखाता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, जिसको हम लगन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपका लगन स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि आप परेशानियों के बावजूद भी मेहनत करके वो सक्सेस अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। और 10th हाउस होता है हमारा स्टेटस का हाउस। तो आपकी कुंडली में कहाँ तक आप जा सकते हैं, कैसा आपका स्टेटस होगा, ये आपकी कुंडली का 10th हाउस बताएगा। तो किसी भी कुंडली में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका लगन स्ट्रांग होगा तो आप जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन फिर भी जो उसके अंदर इंसान था वो सही सलामत निकल आया। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जब एक एक्सीडेंट हुआ था प्लेन क्रैश का, उसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन बचा था, जिसे सिर्फ खरोंचे आई थी और न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुई थी। तो कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस डिसाइड करता है कि आपका जो लगन है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना। तो उस पे हमारा फोकस होता है। और एस्ट्रोलॉजी की जब हम किसी को रेमेडीज़ भी रिकमेंड करते हैं या हम स्टोन रिकमेंड भी करते हैं तो उसमें हमारा जो फोकस होता है वो लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। क्योंकि जितना आपका लगन स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा आप कैपेबल होंगे जीवन में चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही आप सक्सेस को पा पाएंगे। ओके। जी। तो सर, एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि कहते हैं मांगलिक दोष का, कि भाई किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसकी शादी करा दो पेड़ से या मटके से या अन्य अन्य तरीके से। तो मांगलिक दोष बेसिकली होता क्या है, एंड क्या वो इतना डेंजरस है कि लोग इतना ज़्यादा घबराते हैं उसको लेके? देखो, मांगलिक दोष को लेके ना लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। एक भ्रम तो ये है कि भाई अगर मैंने मांगलिक से शादी कर ली तो क्या मैं मर तो नहीं जाऊंगा? बिल्कुल। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं और वो आपकी कुंडली देखकर कहता है कि आपकी लंबी लाइफ है,
लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मंगलिक से शादी कर लोगे तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आप कितने साल जिएंगे ये तो आपकी खुद की कुंडली बताएगी ना, कि आपकी कुंडली में आयु कितनी है। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा, आप मंगलिक होता क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है। कुंडली के अंदर कितने घर होते हैं? 12। कुंडली के अंदर अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में बैठा हो तो उसको हम बोलते हैं मंगलिक। ओके। तो यानी कि कितने हो गए? 1, 4, 7, 8, 12, 5 घर हो गए। 5 को आप डिवाइड करो 12 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो इसका मतलब 42 से 43% लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में मांगलिक होंगे। बट मुझे बताओ, क्या 42% डाइवोर्स होते हैं क्या? नहीं होते। मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होते होंगे, इंडिया में तो नहीं होते होंगे कम से कम। ठीक है ना। तो मांगलिक का रोल है, लेकिन सिर्फ मांगलिक देखकर बोल देना कि भाई आपकी शादी खराब हो जाएगी या आपकी लाइफ कम रहेगी, ये गलत है। अब इसका जो सही तरीका है वो ये है, मांगलिक को हम बेसिकली देखते हैं मैरिज के लिए जी। अब मैरिज को देखने के लिए कुंडली का 7वां घर देखा जाता है, 7th हाउस। ठीक है। अगर आपके 7th हाउस में अशुभ प्लैनेट बैठे हैं, राहु, केतु, मंगल, शनि बैठे हैं या उनकी दृष्टि है, तो वो आपकी मैरिज को खराब करेंगे। लेकिन सिर्फ ये लगन कुंडली को देखकर बोल देना ये भी गलत है। हमें आपकी कुंडली में लगन कुंडली को भी देखना पड़ेगा, और मैरिज को देखने के लिए हम देखते हैं नवमांश कुंडली। अगर नवमांश कुंडली में 2 या 3 नेगेटिव प्लैनेट का प्रभाव आ जाए और लगन कुंडली में भी 1 या 2 नेगेटिव प्लैनेट का प्रभाव आ जाए, तो वो आपकी मैरिज को स्पॉइल कर देगा। ओके। बट बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि मंगल बैठ गया 7वें घर में, लेकिन उसके साथ साथ गुरु की दृष्टि आ रही है मैरिज वाले हाउस पे, शुक्र बैठा है मैरिज वाले हाउस में, नवमांश कुंडली में कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, तो कोई कुछ भी नहीं होगा। अब आपने सवाल पूछा कि कुंभ विवाह। कुंभ विवाह का मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी की कुंडली में ऐसा लग रहा है कि उसकी शादी में परेशानी आ सकती है या उसका डाइवोर्स हो सकता है, तो ऐसे लोगों को हम रिकमेंड ये करते हैं कि अगर आप पहला विवाह पेड़ से कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, आपकी जो फर्स्ट मैरिज है वो कैंसिल हो गई, और अब आपकी जो रियल मैरिज होगी दैट विल बी सीन फ्रॉम अ डिफरेंट हाउस, जो आपकी कुंडली में अच्छा है। तो ये रेमेडी के तौर पर हम रिकमेंड करते हैं। तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिसकी कुंडली में मेरे पास केस आया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत आ रहे हैं। कुछ केस तो ऐसे भी आए जहाँ पे हाथापाई तक भी हो रही है। ठीक है। और मैंने देखा कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर भी नेगेटिव प्लैनेट बैठे हैं, और नवमांश कुंडली के अंदर भी मैरिज वाला हाउस जो है वो खराब है। अब ऐसे केसेस में हम जो रेमेडी बताते हैं कि जहाँ पर हमें लग रहा है कि डाइवोर्स हो ही जाएगा या होने की संभावना है, तो ऐसे लोगों को हम रेमेडी ये बताते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में दोबारा शादी कर लें तो उनकी फर्स्ट मैरिज स्पॉइल हो गई और उनकी सेकंड मैरिज हो गई, विच विल बी सीन फ्रॉम द 9th हाउस, जो कुंडली में अच्छी है। तो इस तरह की रेमेडी या सॉल्यूशन हम बताते हैं लोगों को और उनकी जीवन में बदलाव लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो सर, जैसे कि अभी हमने रिलेशनशिप की बात करी, ऐसी अगर किसी को लाइफ में करियर से रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन हमें देखनी चाहिए और कौन सा चार्ट देखना चाहिए? किसी का भी जो करियर देखा जाता है, जो प्रोफेशन देखा जाता है, वो या जो कर्म देखा जाता है, वो कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है। अब इंसान जॉब करेगा तो वो कुंडली के 6ठा घर बताएगा, अगर इंसान बिजनेस करेगा तो वो कुंडली का 7वां घर बताएगा। तो मेजरली करियर के लिए हम 6ठा, 7वां और 10वें भाव को देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अब मान लेते हैं किसी को करियर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लेते हैं किसी की दशा चल रही है शनि की, और शनि की दशा में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इंसान पहले ही डर जाएगा कि शनि का पीरियड है तो खराब करेगा। अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का जो संबंध है वो या तो 6ठे, 8वें या 12वें घर से बन रहा होगा, और साथ में 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हुआ कोई ना कोई मेलेफिक प्लैनेट या तो राहु केतु के एक्सिस में होगा या मंगल की दृष्टि होगी, तो इस वजह से उसको करियर में प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसे लोगों को लगता है, अब हर किसी की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कोई ऐसी जादू की रेमेडी मिल जाए और चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल। बट एक्सटर्नल रेमेडीज से भी ज़्यादा जो काम करती है ना, वो काम करता है हमारा अलाइनमेंट, कि आपका प्लैनेट जो कहना चाहता है, कि आपकी कुंडली जो कहना चाहती है कि आप इस चीज़ से संबंधित एक्टिविटी या काम कीजिए। अगर आप अपने जीवन में उस एक्टिविटी या काम को उतारते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कुंडली के अंदर मैंने कहा 12वां घर जो है वो खराब है। 12वें घर को हम बोलते हैं लॉसेस, एक्सपेंडिचर, डिप्रेशन, एंजाइटी। लेकिन 12वें घर के कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे कि 12वें घर को बोलते हैं लंबी यात्रा या विदेश यात्रा।
अब मान लीजिए किसी की दशा जो चल रही है वो 12वें घर के प्लैनेट की चल रही है या 12वें घर से संबंध बन रहा है, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे कि आप बिजनेस संबंधित ट्रैवल कीजिए, आप विदेश जाके काम कीजिए, अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाके काम कीजिए, आउट ऑफ कल्चर काम कीजिए, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कीजिए जहाँ पे आपका कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन बन रहा है। अब इसको मैं एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ। कुंडली के अंदर जो सबसे खराब भाव है वो है कुंडली का 8वां भाव, क्योंकि 8वें भाव को बोलते हैं मृत्यु भाव या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, अगर आप सीए बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। 8वां घर जो होता है वो होता है बेसिकली दूसरे का पैसा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके 8वें घर की दशा चल रही है और आप एक सीए हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो खराब नहीं जाएगा। लेकिन यदि अगर कोई बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उस भाव से संबंधित नहीं है तो वो आपके लिए खराब हो सकता है। तो रेमेडी से ज़्यादा जो एक अलाइनमेंट काम करता है वो करता है गाइडेंस, कि आपको अपने जीवन के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में शनि की दशा चल रही है और शनि मंगल से दृष्टित है और वो भी नेगेटिव हाउस से दृष्टि आ रही है। अब यानी कि मंगल आपको परेशान कर रहा है, मतलब आपकी जो दशा को मंगल परेशान कर रहा है, तो आप मंगल को कहीं ना कहीं पर बिजी कर दीजिए, जिससे उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके जीवन में आना कम हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, बिजी करने, जैसे मंगल का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, जिम। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो जब शनि की दशा आएगी तो प्रॉब्लम आने की संभावना है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप एक सर्जन हैं, क्योंकि सर्जन का काम कट करना होता है ना, तो उनके लिए वो पॉजिटिव है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो सेल्स मार्केटिंग के काम है उनके लिए वो खराब है। तो ऐसे लोगों को हमारा सजेशन ये होता है कि ऐसे लोग अपनी मंगल की एनर्जी को सही जगह डाइवर्ट करें, जिम वगैरह करना स्टार्ट कर दें, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सर एक दोष और है जिसको लेके बहुत ज़्यादा डराया जाता है, जैसे कि काल्प सर्प दोष। तो ये होता क्या है और एक्चुअली इतना क्या है इसमें डरने वाली बात, या फिर ऐसी एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि हाँ काल्प सर्प दोष है? तो देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि काल्प सर्प दोष होता क्या है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर आप देखिए राहु और केतु को, अब राहु और केतु के अगर वन एक्सिस पे सभी प्लैनेट आ जाएं तो उसको हम बोलेंगे काल्प सर्प दोष, ठीक है। लेकिन इसका मेरे हिसाब से कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, सबसे जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा जी। जब भी ये राहु केतु का जो ये एक्सिस बनेगा और सारे प्लैनेट वन साइडेड आ जाएंगे, तो सबसे जो फास्टेस्ट प्लैनेट है वो है चंद्रमा, जो मूव करके वहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन चंद्रमा की जो मूवमेंट होती है वो एक राशि को कवर करने के लिए लेता है 2.25 दिन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए काल्प सर्प दोष किसी की कुंडली में जैसे मान लीजिए चल रहा है, तो 15 दिन तक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबका काल्प सर्प दोष होगा। मान लीजिए राहु केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट आ गए, अब उस प्लैनेट में सबसे पहले फास्ट मूव करके कौन निकलेगा? चंद्रमा। चंद्रमा जब वो मूव करके निकलेगा तो उसको 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जितने बच्चे पैदा हुए सबका जो है काल्प सर्प दोष होगा उन 15 दिनों में। अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 15 तारीख तक जितने भी बच्चे पैदा हो सबका भविष्य खराब हो? नहीं। कोई उसमें से इंजीनियर, डॉक्टर, नेता नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो इसके नाम से ना डराया जाता है। मेरा एक मित्र है जिसकी वाइफ जो शी वॉज एक्सपेक्टिंग, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई कोई ऑस्पिशियस टाइम और वो बता दे। मैंने उसको एक डेट ऑफ बर्थ बताई और टाइम बताया। लकीली जो उसका जो वाइफ की जो डिलीवरी थी वो लकीली उसी समय के आसपास हो गई। अब वो गया पंडित जी के पास कि भी चलो हवन करवा लेते हैं, घर में बच्चा हुआ है जी। तो हवन करवाने गया तो पंडित जी ने उसको डरा दिया कि बेटा इसकी कुंडली में तो काल्प सर्प दोष है, इसके लिए तो पूजा करनी पड़ेगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो ये है कि इन चीज़ों से ना डराया जाता है बेसिकली, हालांकि कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अब मान लीजिए काल्प सर्प दोष नहीं भी बन रहा ना, तो ये कहा जाता है कि आंशिक काल्प सर्प दोष बन रहा है और उसके नाम पे पूजा करवाई जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काल्प सर्प दोष का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मेरी खुद की डॉटर है, उसका डेट मैंने चूज़ किया है, उसका जो भी बर्थ टाइम है मैंने चूज़ किया है, और उसकी कुंडली में भी काल्प सर्प दोष बनता है अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जाऊँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मिथ है
और अगर आप हमारे जितने भी वेद पुराण उसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, कहीं पर भी ना काल्प सर्प दोष का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ आप कह लीजिए कि 1990-95 के बाद एक तरह से थोड़ा सा हाईलाइट में आ गया और लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के पूजा करवाना ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर किसी को सर फाइनेंशियल में स्टेबिलिटी चाहिए या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ में लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखो, आपकी कुंडली के अंदर जो प्लैनेट्स दिखा रहे हैं रिजल्ट तो आपको वही मिलेंगे। बिल्कुल सही। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। लेकिन आप अपने जीवन को रेमेडी के माध्यम से कैसे श्रेष्ठ तरीके से जी सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके मनी की आवक को बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में है कुछ हद तक, क्योंकि डेस्टिनी के साथ साथ हमारा कर्म भी मैटर करता है। बिल्कुल सर। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में 4-5 चीज़ें सभी को रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नेम, लकी फ़ोन नंबर, लकी बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, ये आपके बेसिकली नाम की वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और ये जो रेमेडी काम करती है सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है, क्योंकि उसमें हम आपके नाम को लिखने या एक्टिवेट करने के लिए भी बोलते हैं। उसके बाद आती है एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। उसके अंदर आपकी जो दशा चल रही है, उसको जो जो प्लैनेट इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनसे संबंधित रेमेडीज़ बताई जाती हैं। और रेमेडीज़ से भी ज़्यादा जो काम करती हैं वो काम करता है आपका अलाइनमेंट, कि आप प्लैनेट के अलाइनमेंट में रहकर काम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में 12वां घर इंडिकेट हो रहा है, अब 12वां घर तो लॉसेस का भी है, अब वो लॉसेस आपको बड़े बड़े दे सकता है। तो ऐसे केसेस में हम आपको ये सजेशन करते हैं कि आप खुद के छोटे छोटे लॉसेस करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा। अब जैसे भगवान ने आपको डिसाइड किया है कि आपको 100 बार गेन होगा, 100 बार लॉस होगा, नंबर ऑफ गेन्स और नंबर ऑफ लॉसेस। ठीक है, अब हमारी आदत क्या होती है, हम छोटे छोटे गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। रिक्शे वाले के बने 15 रुपये, हमने उसको दिए 10 रुपये, हमने क्या किया 5 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। लेकिन जब हमारे लॉसेस आएंगे ना, तो वो हमारे बड़े बड़े लॉसेस आएंगे। तो एक रेमेडी ये है कि आप जो है ना अपने छोटे छोटे लॉसेस करना स्टार्ट कर दो, ताकि जो प्रॉफिट आपके आए वो बड़े आए। ठीक है, इसके अलावा 12वें घर से संबंधित, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन से कनेक्शन बना के काम करना। किसी का मान लीजिए कुंडली के अंदर 3rd हाउस का इम्पैक्ट है। अब 3rd हाउस को बोलते हैं हम सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग मीडिया। तो हम ऐसे लोगों को बोलेंगे कि भी आप अपने लाइफस्टाइल में या अपने काम में इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए धीरे 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 बेनिफिशियल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके। तो सर, अब रेमेडीज़ की बात करी है तो थोड़ा सा हम रेमेडियल पार्ट पे भी चलते हैं कि अगर किसी को अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो क्या क्या रेमेडीज़ अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कर सकता है? देखो, पहला तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, किसी भी कुंडली के अंदर जो लगन का स्वामी होता है ना, वो सबसे शुभ होता है। जैसे मान लीजिए किसी का वृश्चिक लगन है, ठीक है, तो वृश्चिक लगन का जो स्वामी है वो बनता है मंगल। तो मंगल का स्टोन पहनना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर आपका लगन कर्क है जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, तो आपके लिए कुंडली में चंद्र का स्टोन पहनना सबसे फेवरेबल रहेगा। तो जेमस्टोन जो होते हैं वो आपके भाग्य को नहीं बदलेंगे, लेकिन वो आपके प्लैनेट्स की पावर को बढ़ाएंगे, आपको स्ट्रेंथन करेंगे, और आप स्ट्रेंथन होंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अचीव करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जनरल रेमेडीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए धन के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, गोल्डन कलर का ताश के पत्ते खरीद लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर से एक किंग वाला कार्ड आप ले लीजिए। इस किंग वाले कार्ड को आप येलो कलर के कपड़े में लपेट के गुरुवार के दिन इसको अपने वॉलेट में या फिर अपने मोबाइल कवर के पीछे रख लीजिए। अब गुरु को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से धन कारक। अच्छा। ठीक है, और किंग को बोलते हैं हम एक स्टेटस का प्रतीक, है ना, अथॉरिटी का प्रतीक। तो आप किंग वाले कार्ड को येलो कलर के कपड़े में लपेट के अपने पर्स में, अपने मोबाइल में रखते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में जो पैसा टिक नहीं रहा वो टिकना स्टार्ट हो जाएगा। पैसे की लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है कि पैसा आता है और हाथों हाथ चला जाता है। जी 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 जी। तो उसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एक रेमेडी और कर सकते हैं जो वास्तु के हिसाब से है। हमारे घर के अंदर जो साउथ ईस्ट दिशा है उसको बोलते हैं हम पैसे की दिशा। अगर आपके घर के अंदर साउथ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि पैसा कभी तो आ रहा है लाख रुपए और कभी 10,000 भी नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो अगर आपके घर के अंदर पैसे की अनस्टेबिलिटी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट वाली दिशा में शाम के समय एक घी का दीपक जलाइए, और जब आप घी का दीपक जलाएंगे तो आप इंटेंशन देकर जलाइए कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है।
और यदि आपके घर के साउथ ईस्ट में कोई फॉल्ट है, मान लीजिए साउथ ईस्ट में कोई गड्ढा है, टॉयलेट है, तो वो भी आपके पैसे की जो आवक है उसको कम कर देगा या परेशान करेगा या कर्जे चढ़वा देगा। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी का है, तो अभी हम इसी पे रहेंगे, लेकिन साथ में हमारा वास्तु भी इम्पैक्ट करता है हमारे को जी। और वास्तु के बारे में हम और कुछ जानेंगे अगले अपने आने वाले पॉडकास्ट में, क्योंकि हम जितना आपसे जानेंगे, जितना सीखेंगे उतना ही कम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जैसे भी आपने पहले कहा था कि एक समुद्र है कि जितना हम अंदर डूबते जाएंगे उतनी वो अपनी गहराई को बढ़ाता जाएगा। जी जी जी। तो सर और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये जानने के कि हमारा प्लैनेट हमारे लिए कुंडली में अच्छा है या बेकार है? देखो, एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो हर कोई अपनी कुंडली के अंदर देखकर पता लगा लेगा। ओके, तो इट मीन्स गाइज आप अपनी कुंडली खोल के रखिए। अब जैसे मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट जो बैठा हुआ है वो एक्स राशि में बैठा हुआ है, या एग्जाम्पल के तौर पे मंगल जो है आपका वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो हमें लगन कुंडली देखकर तो लगा कि भाई ये प्लेनेट स्ट्रांग है क्योंकि खुद की राशि में है, लेकिन वो वाकई में अच्छा है या नहीं आपकी कुंडली के लिए, इसके लिए आप खोलिए अपनी नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में भी अगर वो प्लेनेट वृश्चिक राशि में ही बैठा है तो इसका मतलब दैट प्लैनेट इज वर्गोत्तम। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक प्लैनेट के अंदर 30 डिग्री होती है, ठीक है, और वो किस पोजीशन पे बैठा है, अगर वो वर्गोत्तम में आ रहा है तो यानी कि वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे बैठा है। तो आप किसी भी प्लैनेट को ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में तुला राशि में है और नवमांश कुंडली में भी तुला राशि में आ गया, तो शुक्र आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो गया। और अगर ये वर्गोत्तम प्लैनेट आपका लगन लॉर्ड हो जाता है या 10वें घर का लॉर्ड हो जाता है, तो आप जनरली ऐसे लोगों को देखेंगे जो एक समय पर कुछ भी नहीं थे और कहाँ पहुंच गए। Exactly. तो ये एक तरीका है जानने का कि आप किस हाइट तक पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड जाते जाते हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को थोड़ा अवेयर करें, बचाएं ऐसे एस्ट्रोलॉजी मिथ्स से, अपने जो भी डराया जाता है, जो भी मिथ्स बोले जाते हैं उन्हें? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो ये डराया जाता है ना कि राहु केतु मंगल शनि से डरना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर राहु केतु शनि को अच्छे से समझ पाए ना, तो दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट जो आपको जीवन में ना धन धान्य से भर सकते हैं। जी, ठीक है, जो आपकी शुक्र की दशा भी नहीं देगी ना, वो आपकी शनि की दशा आपको देकर जा सकती है। बिल्कुल सही। तो अगर आप और अपनी कुंडली के बारे में डीप इनसाइट्स जानना चाहते हैं तो आप सर की वेबसाइट www.yashpalsachdeva.com पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे सर के कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी जाके सर को कनेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या गिफ्ट्स लेके आने वाली है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएंगे और जानेंगे कैसे अपनी लाइफ को और ट्रांसफॉर्म किया जाए अलग अलग मेथड से, और जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के और डीप इनसाइट्स। तब तक के लिए आप लोग भी अवेयर रहिए, इन मिथ से बच के रहिए। तब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।